हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। आई होप आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे और पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ में अपनी नीट और जेई मेंस की तैयारियों के अंदर मेरे साथ मेहनत कर रहे होंगे। इसी कड़ी के अंदर, इसी सिलसिले के अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप चाहो तो इस क्लास को और भी बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हो जो कि हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं? तो इसका नाम रखा है मैंने चैप्टर 2, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स। तो नाम से ही आपको पता पड़ गया होगा कि इस चैप्टर के 3 सेगमेंट हैं। पहला है यूनिट्स, दूसरा है डायमेंशनल एनालिसिस और तीसरा है एरर्स। इसके अलावा इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, स्फेरोमीटर हो गया। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, राउंडिंग ऑफ के बारे में, मतलब ये सारी की सारी चीजें जो मेजरमेंट से रिलेटेड है वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात करी जाए तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक शब्द मैं बार बार यूज करता हूं, ROI। क्या होता है ROI का मतलब? ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, ROI। इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना चालू कर दोगे। और मेरे स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कई कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें हमें कम मेहनत करनी होती है, जिनका और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाने के चांसेस नहीं होते, और फिर भी वो आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। तो ये हाई ROI चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जिसका ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा है। आप कम मेहनत करोगे बट ये फिर भी आपको काफी ज्यादा फायदा दिलाएगा। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज इस लेक्चर के अंदर वो मैं आपको बताता हूं, फिर हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में और यूनिट्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मतलब क्या होता है मेजरमेंट का, और यूनिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। देन वी विल टॉक अबाउट SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड अदर सम पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर उसके बाद में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और यहां से शुरुआत होगी डायमेंशंस की या डायमेंशनल एनालिसिस की। ऑब्वियसली ये नीट का और जेई मेंस का लेक्चर है, तो आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, और आपको पता ही है कि मैं इन लेक्चर्स के अंदर ये कोशिश कर रहा हूं कि आप बच्चे इन्वॉल्व हो। ऑल्दो ये लेक्चर्स बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, बट फिर भी उन्हें लाइव से भी अच्छा एंगेजमेंट फील हो, कनेक्शन फील हो, ये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। इसका मेरे पास में एक ही तरीका है कि मैं आपको बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं, और आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि शायद हमें सर हाथ पकड़कर सवाल करना सिखा रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको, ये आप इस लेक्चर के अंदर महसूस करोगे, ठीक है ना। साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ लेक्चर देखना काफी है? देखो, मेरी मजबूरी है, YouTube के ऊपर मैं सिर्फ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो सिर्फ लेक्चर्स देखना काफी नहीं है। आपको लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो लेक्चर की PDF भी आपको रिक्वायर्ड होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी कुछ आपने लेक्चर के अंदर सीखा है उसकी प्रैक्टिस भी तो करोगे। तो लेक्चर की DPPs हो गई, DPPs का सोल्यूशन हो गया, इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर अटकते हो। डाउट्स को आपको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, अपने टीचर से बात करने की जरूरत पड़ती है, मेंटोरशिप हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें मैं यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं करवा सकता, और इनको एक वेल अरेंज्ड मैनर, एक बहुत प्यारे सीक्वेंस के अंदर मैंने कोशिश करी है बच्चों को प्रोवाइड करवाने की मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर www.physicsman.in। तो अगर आप नीट की सीरियस तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस की सीरियस तैयारी कर रहे हो, तो आपको जरूर इस वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। बिना डिस्ट्रैक्शन के सब कुछ एक सीक्वेंस के अंदर यहां पर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये भी एक बार नोट कर लेना। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। चलो, तो अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना दिमाग, ये 3 चीजें एक्टिव रखनी है। हमेशा मेरे लेक्चर्स देखोगे, बैठ के देखोगे,
कॉपी सामने होगी, पेन हाथ में होगा और आप नोट करते चले जाओगे इंपॉर्टेंट चीजें। कोई भी सवाल जो मैं दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको खुद को ट्राई करना चाहिए, पॉज करके पहले खुद ट्राई करोगे और फिर मेरा सोल्यूशन आप देखोगे। ये हमेशा के लिए आप आदत बना लो, तब जाके ऑनलाइन एजुकेशन आपकी ऑफलाइन एजुकेशन से 200 टाइम्स बेटर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है, तो बहुत ही ब्रीफ के अंदर अगर अपन बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है उसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड, पहली चीज। ठीक है, जिसको मेजर किया जा सकता है वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजर करते कैसे हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बट कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो क्लियर डिस्ट्रिक्शन आपको मिल गया। तो आप खुद ही बता सकते हो कि मैंने कहा लेंथ, ठीक है, मैंने कहा लेंथ, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? आपका सबका आंसर आएगा सर यस, हमने खुद ने अपनी जिंदगी में कई बार लेंथ को मेजर किया है, तो पक्का लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला मास, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? आप बोलोगे सर ये भी हमने कई बार मेजर किया अपनी जिंदगी में, ये भी पक्का एक फिजिकल क्वांटिटी है। बट मैं कहूं कि क्या एंगर, ठीक है, एंगर, गुस्सा, इसको मेजर किया जा सकता है? आप बोलोगे सर मेजर तो कर सकते हैं, अगर गुस्से में सिर्फ एक चांटा रखे कोई, इसका मतलब कम गुस्सा है, और गुस्से में भाई साहब तोड़फोड़ मचा दे हल्क की तरह, इसका मतलब ज्यादा गुस्सा है। तो आप कह रहे हो मेजर नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है, लेकिन नोटिस करो मेजर करने की कोई यूनिट नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इतने किलोग्राम एंगल आ रहा है, क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। ऑल्दो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये कम गुस्सा है, ये ज्यादा गुस्सा है, बट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो एंगर, क्योंकि इसका फिक्स्ड मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, जितने भी इमोशंस हैं, जैसे लव, ठीक है ना, जैसे लव, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मुझे मेरी वाइफ को कई बार समझाना पड़ता है, क्योंकि वो जिद कर लेती है कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो या फिर अपनी माता जी से ज्यादा प्रेम करते हो। ठीक है, अब ये तो धर्म संकट हो गया अपने लिए, तो मुझे फिर बचना पड़ता है, फिर मैं फिजिक्स के अंदर लेके जाता हूं। मैं बोलता हूं भाई लव एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि तुमसे भी बराबर, माता जी से भी बराबर, लड़ाई सॉल्व। तो ऐसे फिजिक्स कई बार काम आ जाती है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो जिसको मेजर किया जा सकता है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एक आपका क्लियर डिस्टिंक्शन हो गया। चलो सर, मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, मेजर करने का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, ये भी हमें एक बार बता दो। भाई किसी चीज को अगर अपन मेजर कर रहे हैं तो इससे हमारा मतलब क्या है? तो आप नोटिस करना, मेजरमेंट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, मेजरमेंट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, ऑलवेज अ कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। कंपैरिजन विथ व्हाट, कंपैरिजन विथ व्हाट? तो कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड, ध्यान रखना 3 वर्ड्स यूज करूंगा मैं, फिक्स्ड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली, हो सकता है मेरी स्पेलिंग्स गलत हो, बट आपको भावनाएं समझनी है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 वर्ड मैंने यूज किए। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, नोटिस करना हम कहीं ना कहीं एक तरीके का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, किसके साथ कर रहे होते हैं? तो उसी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड, वेल डिफाइंड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमाउंट होती है, उसके साथ में हम उसको क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, शब्दों के जाल में आपको नहीं उलझने दूंगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये फिक्स्ड, वेल डिफाइंड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसी को क्या कहते हैं अपन,
इसी को कहा जाता है यूनिट। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, यूनिट के रिस्पेक्ट में उस फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप सभी लोगों ने मीटर स्केल देखा होगा, आप सभी लोगों ने मीटर स्केल देखा होगा, तो उसका छोटा रूप मैं यहां पर बना रहा हूं, उसका छोटा रूप मैं यहां पर बना रहा हूं। इस पे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, यहां पे 0 लिखा होता है, ऐसे कुछ लाइंस बनी होती है इसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसे कुछ लाइंस बनी होती है, ठीक है, और यहां पर लिखा होता है 100। तो ये टोटल लेंथ जो है ना, इसका हमने नाम रख दिया। क्या नाम रखा हमने? हमने इसका नाम रख दिया 1 मीटर। इस लेंथ का नाम हमने क्या रख दिया? 1 मीटर। भाई लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमने उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड का मतलब है इतनी लेंथ, इतनी लेंथ, इस स्केल की जो लेंथ है, वेल डिफाइंड, हमने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि देखो भाई ये इतनी लेंथ है, इसको ऐसे ऐसे रखना है, इसको इस कलर से बनाना है, सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी, ठीक है ना। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मैंने आप सबको घोषणा कर दी, तो सब एक्सेप्ट कर गए, हाँ भाई ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये जो हमने लेंथ की फिक्स्ड अमाउंट का नाम रखा 1 मीटर, 1 मीटर, तो मीटर क्या कहलाई? इसकी यूनिट कहलाई, ठीक है, मीटर, ठीक है। 1 तो हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है, 1 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसका अमाउंट, ठीक है ना, 1 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और एम, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, ये हो गई इसकी यूनिट, ये हो गई इसकी यूनिट। तो हमने लेंथ की यूनिट बनाई। अब देखो मेजरमेंट कैसे करेंगे। मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई हमें कहे कि यार यहां से लेके यहां तक की लेंथ का मेजरमेंट करो, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ का मेजरमेंट करो। तो हम हमेशा जिस लेंथ का हमें मेजरमेंट करना है उसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? हमारी यूनिट से कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे कंपेयर करने पर यार हमारी लेंथ तो यूनिट से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा का ऐसा ये स्केल यहां पर रखा, यहां पर मार्क लगा देंगे और फिर इसी स्केल को आगे बढ़ा देंगे, इसी स्केल को हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। सबने किया हुआ है यार आज तक, आपने लेंथ का मेजरमेंट सब करते आए हैं। कभी आप कपड़े खरीदने चले जाओ वो इसी तरीके से मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। तो आपने फिर से यहां पे रख दिया, ठीक है, ऐसे। अब की बार मैं नंबर्स ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर वही 0 लिखा हुआ है, यहां पर वही 100 लिखा हुआ है। 0 से 100 वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपने देखा कि जिस लेंथ का हमें मेजरमेंट करना है वो हमारी यूनिट के कंपैरिजन में कितनी है, डबल है। यूनिट के कंपैरिजन में कितनी है, डबल है। तो अब हमें पता पड़ गया, हमने मेजरमेंट कर लिया कि जो ये लेंथ ए बी है, ये जो लेंथ ए बी है ये कितनी है, हमने कंपेयर कर लिया, ये इस यूनिट का डबल है। यूनिट का नाम क्या रखा था, मीटर, मीटर का डबल है, मतलब ट्वाइस ऑफ मीटर है। क्या है, ट्वाइस ऑफ मीटर। इसका मतलब इस लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इस लेंथ का मैग्नीट्यूड हो गया कितना, 2। और यहां पर हमने कौन सी यूनिट यूज करी है, यहां पर हमने यूनिट करी है एम, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। जब भी आप मेजरमेंट करते हो आप हमेशा कंपेयर करते हो, हमेशा कंपेयर करते हो। आप बाजार गए सब्जी खरीदने, तो सब्जी खरीदने गए तो आपने एक तराजू देखा होगा, और तराजू के एक तरफ आपने बोला कि मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो वो जो 1 किलो का वेट होता है ना, ऐसे 2 वेट्स रख दिए जाएंगे, क्योंकि 1 किलो, किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट है, तो 1 किलोग्राम यूनिट बन गई हमारा वो जो वेट है वो। अब उससे कंपेयर करेंगे, तो आप एक तरफ आलू रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, और आपको कितने किलोग्राम आलू चाहिए, 2 किलोग्राम। तो किससे कंपेयर करोगे आप, 1 किलोग्राम के 2 वेट्स से कंपेयर करोगे,
ठीक है, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ भाई साहब हमारे पास में 2 किलोग्राम आलू आ चुके हैं। टाइम का एग्जांपल ले लो, टाइम में घड़ी में जो सेकंड वाली सुई है वो जितने टाइम में एक टिक करती है उसका नाम हमने लग दिया सेकंड, तो सेकंड बन गई टाइम की यूनिट। तो अगर हमें किसी भी टाइम को मेजर करना है, जैसे आप कोई बोले यार इस क्लास की जो ड्यूरेशन है उस टाइम को मेजर करो, तो आप देखोगे कि यार ये जो घड़ी है ना ये कितनी बार टिक 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 करे जा रही है, तो आप पता लगा लोगे कि यार हमारी जो क्लास है वो कितने सेकंड्स की क्लास है। ठीक है, तो और भी यूनिट्स होती है, ऐसा नहीं है फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट हो, जैसे लेंथ की मीटर भी है, किलोमीटर भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल यूनिट्स क्यों यूज करते हैं, क्या उनका पर्पस होता है। बट आई होप इस पेज का मेरा जो मकसद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पता पड़ गया फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, आपको पता पड़ गया मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, और इसी दौरान आपको पता पड़ गया यूनिट का मतलब क्या होता है। इसी का मतलब आपको पता पड़ गया यूनिट का मतलब क्या होता है। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखोगे, जब भी आप किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखोगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी आप किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखोगे, यहां पर आप लिख रहे हो मेजरमेंट, ठीक है, तो हमेशा इसका फॉर्मेट क्या होगा, हमेशा इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके 2 पार्ट होंगे, इसके 2 पार्ट होंगे। इसका पहला पार्ट तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसका पहला पार्ट तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू, ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा यूनिट, दूसरा पार्ट हो जाएगा यूनिट। जैसे आपने यहां पे लिखा है लेंथ को 2 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मीटर हो गई इसकी यूनिट। हमेशा मेजरमेंट को ऐसे लिखा जाएगा, अ पार्ट विल रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विच इज नोन एज मेजरमेंट, और एक पार्ट जो कि हमने स्पेशल नाम रखा है जैसे मीटर, किलोग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। एक और चीज नोटिस करो, जैसे अगर हम बोलें कि लेंथ को हमने मेजर किया, मान लो हमने लेंथ को मेजर किया तो हमने कैसे लिखा इसको, मैग्नीट्यूड तो आया 2 और यूनिट आ गई मीटर। अब अगर हम लेंथ की एक और यूनिट होती है विच इज नोन एज सेंटीमीटर, जो कि मीटर के कंपैरिजन में 100 टाइम्स छोटी होती है, मतलब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो छोटी यूनिट है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट हो गई। तो अगर हम मीटर की जगह कौन सी यूनिट यूज करें, अगर हम मीटर की जगह सेंटीमीटर ये वाली यूनिट यूज करें तो हमारा नंबर चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, ये 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब अगर नंबर को लिखा जाए n और यूनिट को लिखा जाए u, तो आप नोटिस करोगे कि n1 u1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n2 u2 के बराबर हो जाएगा। और यहां से एक और चीज आपको पता पड़ेगी कि n जो है डिवाइडेड बाय n2 वो किसके बराबर हो गया, ऑर्डर उल्टा हो गया, u2 डिवाइडेड बाय u1। ऑर्डर उल्टा होने का मतलब ही फिजिक्स में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। आप कह सकते हो कि जो भी मैग्नीट्यूड है ना वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी बड़ी यूनिट तुम यूज करोगे मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा, जितनी बड़ी यूनिट तुम यूज करोगे मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा। जैसे मैंने कहा 1000 मीटर, मैंने कहा 1000 मीटर, ठीक है। अब मैं अगर मीटर की जगह किलोमीटर नाम की यूनिट यूज करूंगा जो कि 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो इसी को मैं ऐसे लिख, अच्छा यहां पे 4000 कर लो ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, 4000 मीटर। अब मान लो मैं मीटर की जगह कौन सी यूनिट यूज करता हूं, किलोमीटर यूनिट यूज करता हूं, विच इज 1000 टाइम्स बिगर देन मीटर, मीटर से 1000 गुना ज्यादा है। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि n जो है वो u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यूनिट जितनी बड़ी होगी मैग्नीट्यूड उतना कम आएगा। तो देखना यहां पे कितना आएगा, यहां पे मैग्नीट्यूड आएगा आपका 4 किलोमीटर। आपने यूनिट को बड़ा कर दिया तो आपका मैग्नीट्यूड उतने ही प्रोपोर्शन में छोटा हो गया। आपने यूनिट को 1000 टाइम्स बड़ा कर दिया, आपने 1000 टाइम्स बड़ी यूनिट यूज करी तो आपका मैग्नीट्यूड अपने आप ही 1000 टाइम्स कम हो गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इन सब का यूज होगा धीरे धीरे, अभी तो आप इनको इकट्ठे करते चले जाओ हथियारों के तौर पर,
है ना। ये छोटी सी पिस्टल हो गई, ये छोटी सी हमारी, ठीक है, AK-47 टाइप का हथियार हो गया। अब इनको इकट्ठा करते चले जाओ, अच्छे से कंसेप्ट समझते चले जाओ, फिर इनका देखना आपको मैं कितना प्यारा प्यारा यूज बताऊंगा सवालों के अंदर, ठीक है। चलो हाँ, एग्जाम्पल्स मैं हमेशा लेते हुए चलता हूं ताकि आपको हर एक चीज एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आती रहे, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। यूनिट जितनी बड़ी होगी मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि यूनिट जितनी बड़ी होगी, है ना। जैसे मान लो अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा होता और सर अगर ये नहीं लिखवाते ना तो भी मैं लिखता मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर। आप पूछते हो ना सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं ऐसी बातों को लिखता हूं शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है ना। अभी तो खैर मैं लिखवा रहा हूं, बट मान लो मैं नहीं भी लिखवाऊं ना तो तुम नोट करा करोगी। यूनिट जितनी बड़ी होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड उतना छोटा होगा, मैग्नीट्यूड उतना छोटा होगा, ठीक है। तो और एग्जांपल आप भी लेके देखना कि यार मैं लिखता हूं 60 मिनट्स। अब मिनट्स की जगह अगर मैं आवर्स यूज करने लग जाऊं तो फिर क्या बन जाएगा, वो 1 आवर बन जाएगा। 60 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। आपने बड़ी यूनिट यूज करी, 60 टाइम्स बड़ी यूनिट यूज करी, तो आपका नंबर 60 टाइम्स रिड्यूस हो गया। 60 को 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे 1 रह जाएगा। तो कहीं भी आप उठा के देख सकते हो ये वाला एग्जाम्पल, कहीं भी आप उठा के देख सकते हो ये वाला एग्जाम्पल। तो ये था हमारा पहला पेज। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, और मेजरमेंट को किस तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट में क्या रिलेशन होता है। अभी मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल ले रहा हूं जो कि बहुत ऑब्वियस है, जैसे लेंथ, क्योंकि लेंथ का मेजरमेंट सब ने किया है अपनी लाइफ के अंदर। धीरे धीरे आप अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में भी सोचना सीख जाओगे मेरे साथ में, उसकी आप चिंता मत करना, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़े अपन, तो अपन चले गए कहां पर कि सर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या लफड़ा है, सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या लफड़ा है। तो अगर आप पुराने टाइम्स पर चले जाओगे जब फिजिक्स की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, अगर आप पुराना टाइम चले जाओगे, ठीक है, जब फिजिक्स की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, फिजिक्स की शुरुआत हुई थी। अब फिजिक्स का मतलब क्या, फिजिकल साइंस, साइंस ऑफ विच इज अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ है उसकी साइंस क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। तो हमारे चारों तरफ एक चीज हो रही है जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। अगर मैं पुराने इंसानों की बात बताऊं तो ठीक है, चारों तरफ देखने की बजाय उन्होंने आसमान में देखा था, और आसमान में उनको जो स्टार्स हैं वो मूव करते हुए नजर आते थे, जिनको उन्होंने प्लैनेट्स नाम दिया था। तो मोशन जो है, मोशन इज द फर्स्ट फिनोमिना ऑफ फिजिक्स जो कि हम इंसानों ने ऑब्जर्व किया। मोशन ऐसा फिनोमिना है नेचर का जिसको हम इंसानों ने सबसे पहले स्टडी किया था, और वहीं से फिजिक्स की शुरुआत हुई थी। तो जब मोशन को स्टडी किया तो हमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, मतलब 3 ऐसी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी जिनको आपस में रेफरेंस लेके डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिनकी आपको ओरिजिनल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। कौन कौन सी, जब भी आप मोशन को स्टडी करोगे, जैसे मान लो कोई कार है वो आपके सामने से जा रही है, ठीक है, इसको आप स्टडी कर रहे हो, तो 3 चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो कार का मतलब है मैटर का मतलब है मास। तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो बनी मास, ठीक है, एक बनी मास, ठीक है। फिर आपने कार को जाते हुए देखा तो कार अभी यहां पर है और जाते 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 वो यहां पर आ गई, मतलब स्पेस इन्वॉल्व हो गया। कार पहले यहां पर थी, अब यहां पर आ गई, तभी तो इसको मोशन कहा हमने। स्पेस को किसकी टर्म्स में मेजर किया जाता है, अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज लेंथ। तो दूसरी क्वांटिटी जिसकी हमें जरूरत पड़ी वो थी लेंथ, और हमने नोटिस किया कि यार वाकई लेंथ को मास की टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, वाकई लेंथ को मास की टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये अलग क्वांटिटी है, इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो मैटर हो गया, कार आ गई, कहां से कहां जा रही है, स्पेस हो गया, लेंथ आ गई, और तीसरी चीज
जाने में क्या लग रहा है? एक चीज है जो लगातार टिक 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 करे जा रही है, वो है टाइम। तो ये हमारी तीसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनी, दैट इज टाइम। तो पुराने जमाने में जब फिजिक्स की शुरुआत हुई थी तब हमें कम से कम इन तीन क्वांटिटीज की आवश्यकता होती थी, लेंथ, मास और टाइम। और क्योंकि इन तीनों को एक दूसरे का रेफरेंस लेके, क्योंकि इन तीनों को एक दूसरे का रेफरेंस लेके डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो हमें सबकी अलग अलग ओरिजिनल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इसलिए इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। किस नाम से जाना गया इनको? इनको जाना गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। आया सबको समझ में? फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज का ग्रुप जिनकी ओरिजिनल डेफिनेशन रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको आपस में रेफरेंस लेके नहीं डिफाइन किया जा सकता। सबसे पहला एक ग्रुप ये बना था। फिर लोगों ने इनकी यूनिट्स यूज करना चालू किया। तो जो सबसे पहला सिस्टम डेवलप हुआ जो बहुत पॉपुलर था, वो ये था कि लेंथ को हमने मेजर किया किसके अंदर? अ यूनिट कॉल्ड मीटर, है ना, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ये। मास को हमने मेजर किया इन अ यूनिट कॉल्ड किलोग्राम, कॉल्ड किलोग्राम, ठीक है। और टाइम को हमने मेजर किया इन अ यूनिट विच इज नोन एज सेकेंड्स, ठीक है, विच इज नोन एज सेकेंड्स। ऐसे हम मेजर करते थे। तो यहां से जो ये सिस्टम डेवलप हुआ, इस सिस्टम को क्या कहा जाने लगा? इस सिस्टम को कहा, सिस्टम में मतलब हमने कुछ यूनिट्स ली, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया और उनकी यूनिट्स भी हमने डिफाइन कर दी। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो सिस्टम बना यहां पर, इस सिस्टम को किस नाम से जाना गया? इस सिस्टम को जाना गया MKS सिस्टम। हम फिजिक्स में कभी भी नाम रखने के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत ऑब्वियस नाम रखे जाते हैं फिजिक्स के अंदर, बहुत ही ऑब्वियस। तो इसमें हमने क्या करा? यहां का M उठा लिया, यहां का K उठा लिया और यहां का S उठा लिया। तो ये नॉन हुई किस नाम से? MKS सिस्टम। किस नाम से जाना जाने लगा इसको? इसको जाना लगा MKS सिस्टम के नाम से इसको जाना जाने लगा। ऐसे और भी सिस्टम डेवलप हुए, ठीक है। जैसे एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? FPS सिस्टम के नाम से, FPS सिस्टम के नाम से, इस नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या खास है? ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो वहां पर लेंथ को एक यूनिट के अंदर मेजर किया जाता था, जिसको अपन बोलते थे फीट, है ना। फुट का बहुवचन है, फुट का प्लूरल है फीट, ठीक है ना। वहां पर मास को एक नई यूनिट के अंदर मेजर किया जाता था, जो कि लगभग 0.5 किलोग्राम के बराबर होती है, इसको अपन बोलते थे पाउंड, ठीक है। और टाइम को, ये बहुत पॉपुलर यूनिट है, लगभग हर जगह आपको सेम ही मिलेगी, वो है सेकंड। तो यहां से F उठाया, यहां से P उठाया, यहां से S उठाया, तो एक नया सिस्टम बन गया FPS सिस्टम। फिर जैसे 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 केमिस्ट्री डेवलप हुई, तो केमिस्ट्री में क्या है? चीजें छोटी होती है, ठीक है। आप छोटा सा मास लेते हो, है ना, और मतलब स्केल भी बहुत छोटा होता है। तो जब CGS सिस्टम डेवलप किया गया, ठीक है, तो CGS सिस्टम के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज तो यही रखी गई, ठीक है, लेकिन लेंथ को एक नई क्वांटिटी के अंदर मेजर किया गया, विच इज नोन एज सेंटीमीटर, तो ये थोड़ी छोटी यूनिट है मीटर के कंपैरिजन में, क्योंकि केमिस्ट्री में चीजें छोटी होती है, छोटे स्केल पर होती है। मास को मेजर किया गया किसके अंदर? ग्राम्स। किसके अंदर मेजर किया गया? ग्राम्स, जो कि किलोग्राम के कंपैरिजन में लगभग 1000 टाइम्स छोटी यूनिट है। सेंटीमीटर जो है ना, वो मीटर के कंपैरिजन में 100 टाइम्स छोटी है, और ऐसे ग्राम जो है वो किलोग्राम के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स छोटा है। हाँ, टाइम जो है वो अभी भी किसके अंदर मेजर किया जाता है? सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। तो यहां से C उठाया, यहां से G उठाया और यहां से S उठाया। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम हमारे पॉपुलर थे एक टाइम तक, ठीक है। तो अब आप खुद महसूस करो
कि अगर अलग अलग सिस्टम पॉपुलर होंगे अलग अलग जगह पर तो कम्युनिकेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं अगर किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर हूं और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूं फीट के अंदर, मास को मेजर कर रहा हूं पाउंड के अंदर। अब मुझे मेरे रिजल्ट्स अगर मान लो किसी अमेरिकन कंट्री के अंदर भेजना है जहां पर मैट्रिक सिस्टम चलता है, ठीक है, जहां पर एमकेएस सिस्टम चलता है, तो कम्युनिकेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं उनको मेरी फाइंडिंग्स भेजूंगा कि देखो भैया लेंथ इतने इतने फीट आई है, मास इतने इतने पाउंड है, वो समझेंगे ही नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनके देश में तो लेंथ को किसके अंदर मेजर किया जाता है? मीटर के अंदर। मास को किसके अंदर मेजर किया जाता है? किलोग्राम के अंदर। तो कम्युनिकेशन वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमें जरूरत महसूस हुई किसकी? कि यार छोड़ो ये अलग अलग सिस्टम्स, एक नया सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल हो। साइंटिफिक कम्युनिटी ने 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करी, हर देश के साइंटिस्ट उसके अंदर शामिल हुए और कलेक्टिवली हमने एक नया सिस्टम बनाया। उस टाइम तक फिजिक्स और ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, ये तो पुरानी फिजिक्स है, तो हमें और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता चला था जिनको मास, लेंथ और टाइम का रेफरेंस लेके नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो हमने हमारी जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको और बड़ा किया। पहले 3 हुआ करती थी, अब 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी। और हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये जरूरत महसूस होनी चाहिए, मतलब सिर्फ रटने के लिए नहीं रटना आप लोगों को, ये एमकेएस है, ये एफपीएस है, ये सीजीएस है। हमको जरूरत महसूस होनी चाहिए कि भाई क्यों पहले अलग अलग सिस्टम्स चला करते थे और अब हमने एक नया सिस्टम यूज करना चालू कर दिया, खासकर फिजिक्स के अंदर, और इसको हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पर डेवलप किया। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, हम तो बहुत कम चीजें पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, चलो तो अपन एसआई सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्पल के तौर से? अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर कर जाओगे। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप, विच ग्रुप कैन बी अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? मैं आपको जो ग्रुप बता रहा हूं ना, अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप माना जा सकता है, ये आपको बताना है। बहुत ध्यान से समझना, मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी की शर्त क्या बताई है? एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर क्वांटिटी को ओरिजिनल डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, आप एक दूसरे का रेफरेंस लेके डिफाइन नहीं कर सकते। बस इसी को पकड़ के रखो, इसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। तो पहला ग्रुप मैंने आपको दिया, लेंथ। ठीक है, पहला ग्रुप मैंने आपको दिया लेंथ, पहली फिजिकल क्वांटिटी, टाइम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, और वेलोसिटी। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप हो सकता है? अब आप क्या चेक करोगे? आप देखोगे कि क्या लेंथ को टाइम और वेलोसिटी की टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप क्या आ जाती है? लेंथ आ जाती है। क्या टाइम को लेंथ और वेलोसिटी की टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप लेंथ को किससे डिवाइड कर दो? वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, आपको टाइम मिल जाएगा। और क्या वेलोसिटी को लेंथ और टाइम की टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वेलोसिटी का मतलब ही होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां तो कंडीशन ब्रेक हो गई, आप हर क्वांटिटी को अदर क्वांटिटीज का रेफरेंस लेके डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये वाला ग्रुप तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। मैंने कहा फोर्स, ठीक है, मैंने कहा फोर्स, एक तरफ कहा मैंने टेम्परेचर और एक तरफ कहा मैंने करंट, अब नोटिस करो तुम, अब यहां पर मामला बिगड़ चुका है। फोर्स को तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी कोशिश लगा लो, टेम्परेचर और करंट का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते।
तुम टेम्परेचर को जितना मर्जी चाहे जितना जोर लगा लो, फोर्स और करंट का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते। और इसी तरीके से तुम करंट को फोर्स और टेम्परेचर का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब इन तीनों क्वांटिटीज को अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन रिक्वायर्ड होगी। और इस ग्रुप को क्या माना जा सकता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप माना जा सकता है। इस ग्रुप को क्या माना जा सकता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप माना जा सकता है, ठीक है ना। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा फोर्स, ठीक है, एनर्जी, फोर्स, एनर्जी एंड लेंथ, ठीक है। तो वही दिमाग लगाना है आपको। आप देखोगे कि यार ये जो एनर्जी है, एनर्जी का मतलब ही होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। तो एनर्जी को फोर्स और लेंथ के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब हमारा काम गड़बड़ हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर होती है ग्रुप, तो किसी क्वांटिटी की आपको रेफरेंस लेके डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं थी, सबकी ओरिजिनल डेफिनेशन रिक्वायर्ड होती। तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप नहीं हो सकता। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जा सकते हैं जिसमें बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं। तो आजकल जो आ रहे हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, है ना, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ऐसे कॉन्सेप्ट्स का यूज करने के। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बच्चे नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। बट ये जो एनसीईआरटी को आप ढंग से उठा के पढ़ोगे ना, तो वहां की लाइंस में छुपी हुई चीजें हैं। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है ना, एक एक लाइन, उसको मैं अपने लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड करता हूं थ्रू एग्जांपल्स। सिर्फ लाइन बताऊंगा तो एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी, मैं विथ एग्जांपल्स एक्सप्लोर करता हूं। और फिर मैं बोलता हूं बच्चे को कि कोई चैप्टर अगर पूरा मुझसे पढ़ लो ना, उसके बाद में एनसीईआरटी को पढ़ो नॉवेल की तरह। हमेशा बोलता हूं मैं बच्चों को, पढ़नी तो चाहिए बट खुद से नहीं, पहले चैप्टर मुझसे पढ़ो पूरा, फिर उसके बाद में आप नॉवेल की तरह पढ़ो। रात को सोने से पहले बढ़िया, सोते सोते पढ़ते पढ़ते नींद आएगी, तो और अच्छे से आपको एनसीईआरटी दिमाग में जाएगी, ठीक है। हमेशा मेरी यही ट्रिक है। बच्चे मुझसे पूछते सर एनसीईआरटी कैसे पढ़े, मैं यही बताता हूँ। 2 साल पहले का उठा के देख लो वीडियो, और अभी भी आपको मैं यही कह रहा हूँ। क्यों? दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एनालाइज एनसीईआरटी फिजिक्स। और पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, रेशनलाइज एनसीईआरटी मत पढ़ना। तो अब अपन चलते हैं हमारे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। ये एसआई सिस्टम क्या है? तो मैंने बताया था अब ये थोड़ा मॉडर्न सिस्टम है, ठीक है। इसको कब डेवलप किया गया था ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर याद रखना चाहो तो रख लो, वैसे फिजिक्स में इसका कोई लेना देना नहीं है। 1971 के अंदर इसको डेवलप किया था। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसको अपन बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स। और इसके अंदर इसको क्या किया गया था? इसके अंदर इसको डेवलप किया गया था। ये पेरिस फ्रांस के किसी शहर के अंदर हुई थी, बट हमें उस हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना, हमें तो इसके कॉन्सेप्ट पर जाना है। तो इसका पहला पार्ट क्या था कि एक तो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट को बढ़ा दिया, क्योंकि 1971 तक फिजिक्स बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। हमें थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पता चल चुका था, हमें इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पता चल चुका था, ठीक है ना। हम केमिस्ट्री के भी अंदर स्टैटिस्टिक्स को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर चुके थे, जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो ऐसी चीजें डेवलप हो चुकी थी। तो हमें सबसे पहले जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको क्या करना पड़ा? उसको सबसे पहले तो एक्सप्लोर करना पड़ा, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा। तो पहला तो हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहले 3 थी, और अब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम के अंदर कितनी है? 7 है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। कौन कौन सी? पहली है आपकी वही लेंथ, ठीक है। दूसरी है मास, और तीसरी है टाइम। ये तो पहले भी थी और अभी भी है। फिर जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स आया तो यहां से एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई टेम्परेचर, एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई टेम्परेचर। फिर जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया तो एक और फिजिकल क्वांटिटी को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी बनाना पड़ा, दैट इज
करंट, क्योंकि बाकी का रेफरेंस लेके इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता था। फिर जैसे ही केमिस्ट्री डेवलप हुई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ डेवलप हुई, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वैसे तो अमाउंट ऑफ मैटर को लेंथ की मास की टर्म्स में मेजर किया जाता है कि मैटर कितना है, कितने किलोग्राम है। लेकिन अब क्योंकि कितना मैटर है उसकी बजाय क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो अमाउंट ऑफ मैटर इसको एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया, अमाउंट ऑफ मैटर। और ये एक्चुअल में आपका मैक्रो लेवल है जब मास की बात करते हैं, ठीक है। मैक्रो लेवल का मतलब है अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि भाई कितना मैटर है, अंदर नहीं घुस रहे। और यहां पर अपन मैटर के अंदर जा रहे हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कितने पार्टिकल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग अलग है। और सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी जब हमें रेडिएशन वगैरह के बारे में पता चला, ठीक है, तो वहां से एक फिजिकल क्वांटिटी और आ गई इस लिस्ट के अंदर, इसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, लेंथ का मतलब हो गया लंबाई, मास का मतलब द्रव्यमान, टाइम का मतलब समय, टेम्परेचर का मतलब तापमान, करंट का मतलब विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब है पदार्थ की मात्रा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोला जाता है प्रदीपन तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता बोला जाता है। तो नाम आपको ध्यान रख लेना, वैसे इंग्लिश में भी ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह करते समय आप इंग्लिश में ही करोगे। एक तो ना ये गलत फहमी है बच्चों को कि हिंदी माध्यम का बच्चा इन लेक्चर्स को नहीं देख सकता। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपको मटेरियल बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स मैं खास ध्यान रखता हूं कि जो भी बच्चा इनको देख रहा हो, मेरा बस चलता तो मैं कन्नड़ और तमिल भी बोल लेता, बट वो मुझे आता नहीं है, ठीक है ना। बट हिंदी और इंग्लिश के बच्चे को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये 7 क्वांटिटीज क्या बनाएगी, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएगी। फिर अगला काम क्या किया गया, इनकी एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर दी गई। उनकी सबकी डेफिनेशंस भी है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, सबकी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, बट उनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको मास की क्या डेफिनेशन मिलेगी, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन, कि कोई तो म्यूजियम है, ठीक है ना, पेरिस वगैरह के अंदर कहीं पे है, उस म्यूजियम के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ, छोटा सा है। उस सिलेंडर का जो मास है वो एक हमने यूनिक ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। ऐसे डिफाइन किया गया है इसमें हर फिजिकल क्वांटिटी को, टाइम को भी ऐसे डिफाइन किया गया है, हर चीज को। बट हमें वो डेफिनेशंस वगैरह नहीं रटनी, हम ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट है। तो सबको पता है यार, इसमें तो कोई नई चीज तो मैं बता रहा नहीं हूं। तो ये तो हो गई क्वांटिटी, ये हो गई इसकी यूनिट। तो यूनिट लेंथ की यूनिट है मीटर, ठीक है। METER भी होता है और METRE भी होता है, वो अमेरिकन और यूरोपियन इंग्लिश का अंतर है। मास हो गया आपका किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। टाइम सेकंड्स, ये तो चलो ठीक है, हमारी जो MKS सिस्टम था उसी का एक्सटेंशन है। टेम्परेचर को केल्विन, ठीक है। करंट हो गया आपका एम्पियर, करंट हो गया आपका एम्पियर। अमाउंट ऑफ मैटर मोल्स, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कहलाती है कैंडेला, ठीक है ना। ये आपकी सारी यूनिट्स हो गई। फिर इनके सिंबल्स भी बनाए गए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी यूनिट्स, ये तो हो गई आपकी यूनिट्स, और ये हो गए इन सबके सिंबल्स, ठीक है। मतलब ताकि हमें इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। जैसे मीटर का सिंबल बनाया हमने स्मॉल m, किलोग्राम का बनाया स्मॉल kg। मतलब जहां पर भी kg लिखा हुआ होगा ना, ठीक है ना, तो वहां पे kg का मतलब फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट किलोग्राम ही लेगा, ठीक है ना, किशोर गणपत नहीं लेगा, ठीक है। जब भी kg लिखा हुआ मिलेगा तो वो इसका मतलब क्या लेगा, इसका मतलब लेगा थोड़ा पावर कट हुआ है, ठीक है। तो घबराना मत, मैं थोड़ा सा आपको नहीं दिखूंगा, मैं आगे आ जाऊंगा तो दिख जाऊंगा ना, वरना अभी क्या पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलने दो इसको। तो सिंबल हो गया मास, लेंथ का हो गया,
ठीक है, मीटर का हो गया एम, किलोग्राम का हो गया केजी, सेकंड्स का हो गया एस, सेकंड्स का हो गया एस। ठीक है, मैं बार बार आगे आ रहा हूं ताकि, अच्छा बोर्ड तो दिख ही जाएगा, ये अच्छा फायदा है स्मार्ट बोर्ड का कि पावर कट भी हो जाए तो भी आज लेक्चर इसीलिए लेट हुआ है क्योंकि बहुत पावर कट हो रहा है ये आंधी तूफान की वजह से। ठीक है ना, चलो बढ़िया, अभी तो बंद नहीं हुआ, वरना सुबह तो बंद ही हो गया था सिस्टम। केल्विन को अपन लिखते हैं कैपिटल के, ठीक है, एम्पियर को अपन लिखते हैं कैपिटल ए, मोल्स को लिखा जाता है स्मॉल एम ओ एल, और कैंडेला को लिखा जाता है स्मॉल सी डी। तो ये इन सबके सिंबल बना दिए ताकि हमें बार बार बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये पहला काम किया गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। इसके अलावा हमें दो और क्वांटिटीज के बारे में पता चला, उन क्वांटिटीज को हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज को हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, हम बाद में थोड़ा सा जागे, यार दो और क्वांटिटीज है जो कि फिजिक्स में यूज आती है और जिनको इनका रेफरेंस लेके डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज भी नहीं मान सकते क्योंकि वो इतनी ज्यादा फंडामेंटल नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं होती, तो उनको हमने एक अलग लिस्ट बना दी, नाम दिया उनका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी है? पहली है एंगल, पहली है एंगल, अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं इसको कोण, ठीक है, और दूसरी है सॉलिड एंगल, दूसरी है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल या थ्री डायमेंशनल एंगल भी बोला जाता है इसको, 3D एंगल भी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है ठोस कोण, ठोस कोण। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हमें बाद में याद आई, तो इसको भी हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बना दिया। इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो कहलाती है रेडियन, क्या कहलाती है? रेडियन कहलाती है, और इसकी यूनिट कहलाती है स्टेरेडियन। इसका सिंबल हमने बनाया है स्मॉल आर ए डी, या जो भी नंबर है ना उसके ऊपर सी लिख दिया जाता है, जैसे पावर के अंदर सी लिख दिया ना, बट स्मॉल आर ए डी ज्यादा बढ़िया है, और इसका बनाया गया है स्मॉल एस आर, ये इनके सिंबल्स बनाए गए। ठीक है, तो ये तो इनकी यूनिट हो गई और ये इनके सिंबल हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि यार सर ये जो इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो ना, ये तो नीट के अंदर क्या ही काम आती होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं आपको बताता हूं कितनी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। ये उन क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है, ये उन क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बट फिर भी हमने यूनिट्स बनाई है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज जो हमने बनाई है, ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने बनाई है, ये उन क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है, ये उन क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है, ये उन क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है जो डायमेंशनलेस तो है। अभी आप देखोगे इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, है ना, जो डायमेंशनलेस होने पर भी यूनिटलेस नहीं है, यूनिटलेस नहीं है। तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एवरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज यूनिटलेस, पूछा जाएगा बताओ ट्रू है या फॉल्स है। अब आपको पता पड़ गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? क्योंकि इसका काउंटर एग्जांपल हमारे पास में है, सर ने हमें बताया। एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, बट फिर भी हमने यूनिट्स बनाई है। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑलवेज, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज यूनिटलेस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ आए आपका, क्या लिखा हुआ आ जाए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए, स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज ऑल्सो यूनिटलेस,
ऑल्सो यूनिट लेस, ये अगर लिखा हुआ आ जाए, ये अगर लिखा हुआ आ जाए, तो अब आप समझ जाना कि ये जो स्टेटमेंट है, ये सर ने बताया था कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा एग्जाम्पल हमारे सामने है, ऊपर लिखा हुआ है उल्टा एग्जाम्पल, एंगल और सॉलिड एंगल, डायमेंशन नहीं है बट फिर भी हमने इनकी यूनिट्स बनाई। हाँ, एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो हमेशा ट्रू होगा। एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये हमेशा क्या होगा, एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये हमेशा ट्रू होगा। क्या मैंने लिखा? यूनिटलेस क्वांटिटी, उल्टा लिख रहा हूं मैं, यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज या ऑल्सो डायमेंशनलेस। देखो, कोई क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस है तो यूनिट बनाना नहीं बनाना हमारे हाथ में है। अधिकांश केसेस में हम यूनिट नहीं बनाते, बट एंगल, सॉलिड एंगल की हमने यूनिट बना दी। तो अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है, इसका मतलब पक्का वो डायमेंशनलेस भी रही होगी और हमने उसकी यूनिट भी नहीं बनाई होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, रिवर्स ऑर्डर के अंदर, ये हमेशा आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा कि अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो यूनिटलेस है ही इसलिए क्योंकि वो पक्का डायमेंशनलेस रही होगी और हमने डिसाइड किया होगा कि भैया इसकी यूनिट भी नहीं बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये हमेशा कैसा स्टेटमेंट होता है? ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट होता है, ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट होता है। तो ये पहला काम किया था किसने? एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने। ठीक है, तो एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर ये 7 क्वांटिटीज क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े अपन। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा देर अंधेरे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर पावर कट लंबा होता है तो फिर मैं क्लास को एक बार के लिए स्टॉप कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? उसकी आप चिंता मत करना, आपको क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा मैं, मजबूरी है यार, अब क्या करें। ठीक है ना? पर चलो 10-1 मिनट तो इंतजार कर लेते हैं, फिर अपन अगर नहीं आती पावर तो अपन इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है ना? चलो, तो और आगे बढ़ते हैं यहां से हम। तो अब हम देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक तो हमने देख ही लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक और है जिसको अपन बोलते हैं डिराइव्ड। अब डिराइव्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिराइव करने का मतलब क्या होता है? बनाना। जैसे चाय का एग्जांपल लो, आप जब भी चाय बनाते हो आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा। रामू की थड़ी पर जो चाय मिलती है उसका टेस्ट अलग है, शामू की थड़ी पर जो चाय मिलती है उसका टेस्ट अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों से तुम पूछोगे तो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे। तुम रामू से पूछोगे चाय कैसे बनाई, तो वो भी यही बोलेगा कि भाई मैंने चीनी का यूज किया है, पानी का यूज किया है, चाय पत्ती का यूज किया है और दूध का यूज किया है। तुम शामू से पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा तुम्हें कि भाई मैंने पानी का यूज किया है, मैंने चीनी का यूज किया है, चाय पत्ती का यूज किया है और दूध का यूज किया है। तो चीनी, चाय पत्ती, पानी और दूध, ये तो क्या बन गए? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनका मिक्सचर लेके क्या बनाया जा सकता है? अलग अलग तरीके की चाय बनाई जा सकती है। आप अलग अलग प्रोपोर्शन लोगे ना, अगर चीनी बहुत ज्यादा ले लोगे तो मीठी चाय बन जाएगी, चीनी बहुत कम ले लोगे तो फीकी चाय बन जाएगी। तो जो चाय बन रही है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। ये हमारा एग्जाम्पल आप हमेशा ध्यान रख लेना। फॉर्चुनेटली पावर इज बैक। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? अब आपको समझ में आ गया। जिन्हें 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 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफरेंट पावर्स का यूज करके बनाया गया हो, यूज करके बनाया गया हो। देखो, जब भी मैं किसी चीज को
क्योंकि हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं जब भी किसी चीज के बारे में कुछ लिखवाता हूं ना, तो मैं जितनी आसान भाषा का यूज कर सकता हूं ना उतना यूज करने की कोशिश करता हूं, ताकि बच्चा भाषा में ना उलझे, है ना। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं कि सर इसकी परिभाषा ये करो वो करो। नहीं उलझना, आपको आपको कॉन्सेप्ट को देखना है ना। इसलिए मेरी लैंग्वेज आपको ऐसी लगेगी कि यार सर जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसी लैंग्वेज में लिखवाते हैं अपने नोट्स। सबसे इफेक्टिव होते हैं ये नोट्स, ध्यान रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट बात करते हैं आपसे। आपको अगर मैं किताबी भाषा लिखवा दूंगा ना, तो उसका पहले तो इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा आपको, और अगर मैं अपनी ही लैंग्वेज के अंदर आपको लिखवाऊंगा ना, तो डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे। अब सबको पता पड़ गया, हाँ भाई ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिफरेंट पावर्स का यूज करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन एरिया। एरिया, अब जैसे स्क्वायर का एरिया याद करो, मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री पढ़ाई थी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड जो है वो लेंथ की टर्म्स में मेजर करी जाती है। मतलब आप एरिया को लिख सकते हो लेंथ का स्क्वायर। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में करें बात, तो साइड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लेंथ। तो हमने देखा कि एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर 2 की टर्म्स में लिखा जा सकता है। और फिजिक्स में हम लोग आलसी होते हैं, तो हम इतना बड़ा भी नहीं लिखते। हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं L पावर 2। थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। और देखो, और एग्जांपल बताता हूं। मैंने बोला वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, ठीक है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। मतलब साइड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ का हमने क्या कर दिया, क्यूब। तो इसको भी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर 3 की टर्म्स में लिखा जा सकता है। शॉर्ट में लिखेंगे तो अपन ऐसे लिख देंगे L टू द पावर 3, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। इसको अपन बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी बोला जाता है, सिंपली डेंसिटी भी बोल सकते हैं। सिंपली अगर डेंसिटी बोला जाएगा ना, तो बाय डिफॉल्ट आप मास डेंसिटी लोगे। डेंसिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, एनर्जी डेंसिटी हो सकती है, लेंथ डेंसिटी हो सकती है ना, बहुत अलग अलग तरीके की डेंसिटी हो सकती है, चार्ज डेंसिटी हो सकती है। बट बाय डिफॉल्ट डेंसिटी का मतलब होता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब होता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो आपकी डेफिनेशन फेल हो गई, क्योंकि आपने तो कहा था कि डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ये मास तो फंडामेंटल है, बट वॉल्यूम तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर मैं आपको कहूंगा कि भैया वॉल्यूम को आप ऑलरेडी लिख चुके हो, किसकी टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में। तो अल्टीमेटली इसको लिखा जा सकता है, मास को लिखा जा सकता है m, और वॉल्यूम को लिखा जा सकता है L3। अब मैंने पावर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिक मैथ्स के अंदर, कि जब भी पावर को आप ऊपर ले जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो कलेक्टिवली आप इसको लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, m की पावर 1 और l की पावर -3, ये लिख सकते हो। और एग्जांपल लो, मैंने कहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज लेंथ, मतलब डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम। इतना बड़ा भी क्यों लिखे, सीधा सीधा लेंथ को लिखते हैं L और टाइम को लिखते हैं T, और टाइम को जब ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा L1 T पावर -1। और आगे चलो, एक्सेलरेशन, ये सब वो क्वांटिटीज है जिनके बारे में आपको पता है, अभी मैं सिर्फ वही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और फॉर्चुनेटली हमने वेलोसिटी को ऑलरेडी लिखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में, कैसे, L1 T -1, और नीचे एक T और है। अब नीचे वाले T को ऊपर लेके जाओगे तो T की पावर -1 हो जाएगा, और -1 और -1 जुड़ के टोटल पावर कितनी हो जाएगी, L1 T की पावर
2 हो जाएगी। तो आप नोटिस कर रहे हो यार, वाकई जो बाकी सारी क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा, उन सब को तुम कोशिश करोगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने एग्जांपल लिया किसका? मैंने एग्जांपल लिया मोमेंटम। किसका एग्जांपल लिया? मैंने मोमेंटम का एग्जांपल लिया। अब मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इसका मतलब मास का मतलब तो हो जाएगा m इसकी पावर 1, और वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा L1 t की पावर -1। मैंने बात करी किसकी? फोर्स की। तो फोर्स जो होता है वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि मास को तो लिखा जा सकता है m इसकी पावर 1, और एक्सेलरेशन का मतलब हो गया L1 t की पावर -2। मैंने लिखा एनर्जी। अब एनर्जी कह लो या फिर वर्क कह लो, दोनों को सेम तरीके से डिफाइन किया जाता है। कैसे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से अभी तो कुछ भी लिख लो, फिलहाल इतना मैटर नहीं करता। तो फोर्स का मतलब हो गया m1 L1 t -2, और डिस्टेंस का मतलब एक और लेंथ आ गई। तो लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा m1 L2 t -2। ये आपका एनर्जी को लिखने का तरीका आ गया। तो ये जो हम लिखने का तरीका यहां पर डेवलप कर रहे हैं, ये लिखने का तरीका क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो हम लिखने का तरीका यहां पर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम ये मोमेंटम को एक बार उठा लेते हैं, तो ये हमने जो लिखने का तरीका यहां पर डेवलप किया, ये जो लिखने का तरीका है, ठीक है, यही क्या कहलाता है? यही डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो पावर्स हमने यूज करी है, इसमें जो हमने पावर्स, जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है, ये पावर्स जो हमने यूज करी है, ये पावर्स क्या कहलाती है? ये पावर्स कहलाती है आपकी डायमेंशंस। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन डायमेंशंस कहते हैं। इन्हीं पावर्स को अपन क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। आया सबको समझ में? तो ये होता है डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर जो हमने पावर्स यूज करी है, यहां पर हमने जो पावर्स यूज करी है, ठीक है, तो ये जो पावर्स यूज करी है, ये हो जाएगी आपकी डायमेंशंस। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ऐसी तो अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज है, हम किस किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे, ये तुम मुझे बोलोगे। ठीक है, तो अब इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रखना फिलहाल, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आगे बढ़ते जाओगे धीरे धीरे। फिलहाल आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? ये तो देखो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, ये तो सबको याद रहेंगी भाई, ये तो सबको याद रहेंगी ना। ठीक है भाई, ये तो बहुत बेसिक चीजें आपके सामने बनाई है, आप खुद भी बना लेते। आप सिर्फ इन दोनों को पकड़ लो, फोर्स और एनर्जी, इन दोनों को पकड़ लो आप। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, आप समहाउ उस क्वांटिटी को आइदर फोर्स की टर्म्स में और एनर्जी की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि पूरी 11th और पूरी 12th की क्लास में जो तुम फिजिक्स पढ़ते हो, उसमें आइदर यू आर रीडिंग अबाउट फोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, और यू आर रीडिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। तो ऐसा होगा ही नहीं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी समहाउ फोर्स और एनर्जी से रिलेटेड ना हो। दिस इज द ट्रिक। बताता हूं मैं आपको, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ट्रिक जो है, ठीक है ना, जब भी आपको
किसी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, कनेक्ट दैट फिजिकल क्वांटिटी विथ आइदर फोर्स और एनर्जी। बस इतना सा काम करना है। उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको कनेक्ट करना है, या तो फोर्स से कनेक्ट कर लो या फिर एनर्जी से कनेक्ट कर लो। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो भी कांस्टेंट्स होते हैं ना वो डायमेंशन लेस होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स होते हैं वो डायमेंशन लेस नहीं होते, उनकी डायमेंशंस भी होती है और उनकी यूनिट्स भी होती है। और कुछ नहीं तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताता हूं मैं आपको। अभी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, अब ये भी आप 9-10 में पढ़ लेते हो, तो ऐसा एग्जाम्पल है जो सबको पता होगा। दिमाग लगाओ, सोचो 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 सोचो, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि यार ये फोर्स से रिलेटेड होता है। न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन का फॉर्मूला आपने देखा था। फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो हुआ करता था, ठीक है, यही तो होता था। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज इट। तो बस आपने ट्रिक पकड़ ली, कनेक्ट विथ फोर्स। तो आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे कनेक्ट कर दिया? फोर्स से। अब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। कैसे? सिर्फ जी को एक तरफ रख लो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। फोर्स आपने दूसरी तरफ भेज दिया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। डिस्टेंस से तो आपको वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस का हो गया स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब मास 1 इंटू मास 2, तो यहां पर मास का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स इधर था ही, डिस्टेंस के स्क्वायर को भी उधर भेज दिया, और प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब मास का जो स्क्वायर है उसको आपने नीचे भेज दिया। तो इस तरीके से आप जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। कितना आएगा? तो ये आ जाएगा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा L2, और नीचे रखा हुआ है आपका m2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m की पावर -1। देखो 1 ऊपर है, ये 2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, और -2 और +1 में लड़ाई होगी तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो m-1 बचा। फिर L की 1 और 2 जुड़ के टोटल पावर हो जाएगी 3, और T की टोटल पावर हो जाएगी -2। देखो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको पावर्स की कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर करवाया है, बेसिक अलजेब्रा के अंदर एक एक चीज बताइए। अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो आप बड़े मजे से कर लोगे, नहीं देखा तो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। शर्माने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे को तो इतनी छोटी सी चीज नहीं आ रही। ये शर्म जो है ना, ये आपको ले डूबेगी। जो चीज नहीं आती उसको एक्सेप्ट करो और उसको सीखने की कोशिश करो। तो ट्रिक आपको समझ में आई? ट्रिक आपको समझ में आई? हमें समहाउ किससे कनेक्ट करना होता है? हमें समहाउ फोर्स या फिर एनर्जी से कनेक्ट करना होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, अब चाहो तो आप याद रख लेना इसको, अब चाहो तो आप याद रख लेना इसको। क्यों याद रख लेना? क्योंकि सवालों में ये डायरेक्ट काम आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कई बार देखा है मैंने। तो अब चाहो वैसे तो आप निकाल लोगे, बट इतना भी टाइम क्यों वेस्ट करें? समझने के बाद में सेकंड स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए हमारा? स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ाने के लिए आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको अपन बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी आपने पढ़ा होगा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको लिखा जाता है ऐसे, ईटा बोलते हैं अपन इसको। मतलब है तो एन, बट उसकी सूंड हमने लंबी कर दी, ठीक है ना। तो ये जब आप पढ़ोगे, जैसे हो सकता है अभी आपको ना पता हो,
अभी हो सकता है अभी आपको ना पता हो, तो अभी तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ लोगे ना पूरी की पूरी फिजिक्स, तो आप अपने आप रिकलेक्ट कर लोगे। पूरी फिजिक्स जब आप मेरे साथ में पढ़ लोगे ना, तो ऑब्वियसली हम विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे। तो वहां पर एक थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम। क्या बोलते हैं अपन इसको? स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं अपन। और ये जो स्टोक्स थ्योरम है ना, ये आपको याद आएगी कि हाँ यार, स्टोक्स थ्योरम में हमने फोर्स से कनेक्ट किया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहती है ये कि जो फोर्स होता है ना, वो होता है आपका 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। वी यहां पर वेलोसिटी है। अब देखो, एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। ये जो 6 पाई है ना, ये आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट है, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है आपका? न्यूमेरिक कांस्टेंट। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है। तो जो चीज फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, वो पक्का क्या होगी? वो पक्का डायमेंशन लेस होगी। तो इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, ये आपका डायमेंशन लेस होगा। बाकी सबकी डायमेंशंस हमें पता है। ठीक है, हमें आर का मतलब पता हो गया, डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एल, मतलब रेडियस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लेंथ। हमें v का मतलब पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी L1 t-1। और हमें f का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है, ठीक है, m1 L1 t-2। तो इनका यूज करके हमने फोर्स से कनेक्ट कर लिया। अपने आप देखोगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 6 पाई को तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसकी कोई डायमेंशंस है ही नहीं। ठीक है, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय वी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इन ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जाएगा फोर्स, मतलब m1 L1 t-2। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आर का मतलब हो गया L1 और v का मतलब हो गया L1 t-1। चलो कलेक्ट करो सबको। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया कितना? देखो m की तो टोटल पावर 1 ही है, l में देखा इससे ये कट गया, फिर ये बचा, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और t में देखो ये -2 है, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा। -2 और +1 में लड़ाई होगी तो t की पावर कितनी बचेगी? -1 बचेगी। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। देखो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो वो आप चेक कर लेना और उसको सेल्फ करेक्ट कर लेना या कमेंट्स में मुझे बता देना, है ना। हर वीडियो के नीचे आपको कमेंट्स मिलते हैं। अगर कभी मेरे से कोई बाय चांस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, उसको ऐसे सिर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज वी हैव अ ट्रिक। तो अब आपको इसको एक्सप्लोर करना है। आपको क्या करना है? इस ट्रिक को और फर्दर क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले मैं इनको आपको सबको एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो आपको जिन फिजिकल क्वांटिटीज का मैं नाम ले रहा हूं उनकी डायमेंशंस खुद से डिराइव करनी है, ठीक है ना। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और नहीं हो तो घबराना नहीं है, बस मैंने जो ट्रिक बताई उसको यूज करने की कोशिश करो बस एक बार, है ना। खासकर ड्रॉपर्स हो तुम सारे के सारे बच्चे तो कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे पहला मैंने बताया प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको अपन लिखते हैं h, ठीक है। दूसरा मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपन लिखते हैं E, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। चौथा परमिटिविटी, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन। पांचवा परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इसको अपन बोलते हैं म्यू, ठीक है।
छठा रेजिस्टेंस, इसको अपन लिखते हैं R। सातवां कैपेसिटेंस, इसको लिखते हैं अपन C। और आठवां इंडक्टेंस, इसको अपन लिखते हैं L। तो इनकी आपको डायमेंशंस खुद से डिराइव करनी है। और बेटा मैं फिर हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि जो होमवर्क मैं दे रहा हूं ना, वही है मेरा जादू। अगर आपको लगता है कि सुभाष सर में कोई जादू है, सुभाष सर हमारी फिजिक्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो मेरा जादू मेरे होमवर्क के अंदर है। अगर तुमने इस होमवर्क को ट्राई किया, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका सही होगा गलत होगा, अगर तुमने ट्राई किया, भाई मैंने 8 क्वांटिटीज लिखी, 8 में से 2 तो डिराइव कर लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। जिसने पूरी 8 कर ली बहुत अच्छी बात। मेन चीज है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यार, कुछ तो चीज है जो हमने खुद से करी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको एक बार ट्राई करना है और नेक्स्ट क्लास जो है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड दिस विल कंप्लीट द लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमें चाहे तो याद रख सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये अगर हमें इतनी डायमेंशनल क्वांटिटीज याद, इतनी क्वांटिटीज का डायमेंशन याद है ना, हम अटकेंगे ही नहीं, पूरे चैप्टर में नहीं अटकेंगे कहीं भी। तो इससे हमारी लिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं लंबे लेक्चर्स नहीं बनाना चाहता, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी कह लो, प्रैक्टिकली बच्चे 1 घंटे, सवा घंटे, 1 घंटे 20 मिनट से ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं देख सकते। उनको फिर भाई खुद भी तो मेहनत करनी है, होमवर्क करना है। आप सब कुछ खुद ही करवा दोगे तो फिर क्या फायदा होगा, राइट। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप जब वेबसाइट के ऊपर जाओगे, जो बच्चे वेबसाइट के ऊपर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वेबसाइट पे अपने कोर्स के पेज पर जाओगे ना, तो एक तो ये जो अनाउंसमेंट वाला टैब है ना, इसको जरूर चेक करा करो। जैसे मैंने एक अनाउंसमेंट डाल रखा है कि भैया मैं तुम्हारी जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग रखना चाहता हूं फ्रिक्वेंटली। अब आपने किसी ने इसको पढ़ा ही नहीं है, इसका रिप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो एक तो ये जो अनाउंसमेंट वाला पेज है ना, यहां पर मैं सारे अनाउंसमेंट डालता रहता हूं। तो अब आपको मैंने बता दिया कि इसको आपको हर दिन चेक करना है सुबह उठ के, जो भी बच्चे कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, आप जब कोर्स के अंदर जाओगे तो बेसिक मैथ्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको तो एक बार बंद कर दो। ठीक है, आप यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स के अंदर जाना, ये हमारा पहला लेक्चर है। और इसके बाद में डीपीपी ऑलरेडी डल चुकी है आपकी। ठीक है, तो जैसे डीपीपी पे क्लिक करोगे तो ये कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जो मैंने अनाउंसमेंट वाला लिख रखा है ना, मैंने अभी बताया था अनाउंसमेंट, वहां पर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि आपको 7वां क्वेश्चन करना, वैसे तो आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस डीपीपी के आप ट्राई कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अभी नहीं करने। वैसे तो सारे ट्राई कर लेना, जो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, डीपीपी डल चुकी है, बट फिर भी एक गाइडेड वे में आपको ये डीपीपी मेरे साथ में सॉल्व करने। पता चले आप डीपीपी सॉल्व करने जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं हो, परेशान हो जाओ, फिर बाद में मैं आपको बताऊं कि भैया अभी तो वो टॉपिक करवाया ही नहीं है ना। वैसे ऐसा नहीं है, मैं डीपीपी हमेशा सीक्वेंस में बनाता हूं, बट फिर भी आप एक बार इस डीपीपी को जरूर सॉल्व कर लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ठीक है, और अनाउंसमेंट वाला टैब हमेशा चेक किया करो। बच्चे ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि सर डाउट्स कहां पर डालें। तो देखो, डाउट पूछने के 2 तरीके हैं। कहां पर डाल सकते हो एक डाउट, एक तो आप जैसे मान लो एक कोर्स के पेज पर गए अपने, तो एक तो कोर्स के पेज पर है आपका Q&A, कोर्स के पेज पर है Q&A, तो यहां पर आप डाउट्स डाल सकते हो। जैसे बच्चों ने देखो डाउट्स डाले हुए हैं, तो यहां पर जो भी आप डाउट डालोगे उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये तो कोर्स का पेज हो गया हमारा। अगर आप किसी स्पेसिफिक लेक्चर्स के अबाउट आप पूछ रहे हो डाउट कैसे क्लियर होंगे, डाउट कैसे क्लियर होंगे, तो आप जैसे किसी भी लेक्चर पर चले जाओ, अपन कंटिन्यू लर्निंग पर चलते हैं। जैसे मान लो अपना ये फर्स्ट लेक्चर ले लो, ठीक है, तो इस लेक्चर के आप नीचे जाओगे तो एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी इसकी, और यहां पर भी कमेंट्स का सेक्शन है, यहां पर भी है कमेंट्स का सेक्शन। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो वो आप यहां पर कमेंट्स के अंदर डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पर जो और बच्चे एनरोल होंगे वो ऑलरेडी इन डाउट्स को क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है उनका डाउट इन्हीं में से ही हो। तो इतनी मेहनत करके ये वेबसाइट बनाई है, बहुत दिमाग लगाया है, तो इनका फायदा उठाओ आप। मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें पूरी वेबसाइट का मैं ट्यूर दूंगा
ये सबसे इफिशिएंट वे है ऑनलाइन पढ़ने का जो मैंने इस वेबसाइट के ऊपर बनाया है। उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको एक बार जरूर देख लेना। बट एक बार ये बताना जरूरी था, जो बच्चे वेबसाइट पर ऑलरेडी एनरोल्ड है उनके लिए बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।